हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए जो चैप्टर है इसमें सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के कॉम्बिनेशन से चैप्टर बनाया गया है। पहले पार्ट में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ये लेक्चर में हम लोग ज्यादा नहीं इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर में जैसे सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस होता है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो पूरे चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपको चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। सबसे पहले हमको ये डायनामिक्स वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, मैकेनिक्स का एक ब्रांच है डायनामिक्स, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मोशन कैसे हो रहा है विद इट कॉज, मतलब मोशन कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, उसके पीछे का रीजन भी देखते हैं। तो उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग डायनामिक्स, स्टडी ऑफ मोशन विद इट्स कॉज। ठीक है, मोशन हो तो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे रोटेशन का मतलब बाद में समझते हैं। पहले बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर मैं सर्कुलर मोशन बताऊं तो सर्कुलर मोशन का अगर डेफिनेशन लिखूं तो क्या होता है, पार्टिकल। ठीक है, हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं। पार्टिकल मूविंग ऑन अ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशन लिखा है मैंने। अगर कोई पार्टिकल किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मोशन कर रहा है तो मतलब वो पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे सर्कमफेरेंस के ऊपर क्या कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है। तो ये मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। इसको और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर। ठीक है, इसे सर्कल का कोई सेंटर होगा। ठीक है, उसी तरह सर्कल का सेंटर है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है। अब इसके सर्कमफेरेंस के अलोंग ये वाला पार्टिकल ब्लैक मार्कर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, मोशन कर रहा है। मतलब ये जो पार्टिकल है क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर इसको मैं टू डायमेंशनली देखूं, अगर मैं इसको थोड़ा और ऐसे बना देता हूं, ठीक है, मान लेते हैं रिंग शेप का है, इसको रिंग समझना। इस पाथ पे क्या कर रहा है, पार्टिकल हमारा मोशन कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, और ये कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका। ठीक है, अभी आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है कि जिस एक्सिस के या फिर एक इमेजिनरी लाइन होती है, उस इमेजिनरी के लाइन के अक्रॉस या फिर अलोंग कोई बॉडी मोशन करता है, तो उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं मार्कर है, ये मार्कर को मैं ऐसे क्या करता हूँ, घुमाता हूँ। ठीक है, ये घूम रहा है तो ये अपने खुद के कोई एक्सिस पे घूम रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं मार्कर है, फिर कोई सिलिंड्रिकल शेप का बॉडी है। ठीक है, अब ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है अपने ओन एक्सिस पे। ओन एक्सिस मतलब क्या, इसका कोई तो एक्सिस होगा जो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो रहा होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं बॉडी को ऐसे घुमा रहा हूं तो भी इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ऐसा होगा। जैसे आपने फैन देखा होगा, फैन जो होती है, ये फैन का ऊपर ये होता है, रॉड जैसा होता है, और ये नीचे से फैन लगा होता है। ठीक है, अब फैन ऐसे घूम रहा है। ठीक है, फैन घूम रहा है ऐसे यहाँ पे, तो ये उसका जो होगा रॉड, वो क्या होगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्या, ये इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, मतलब इसके साथ में घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे। और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे अर्थ का ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सन है। ठीक है, सन और यहाँ पे अर्थ है। अर्थ क्या कर रहा है, हम लोग फिलहाल कंसिडर करते हैं, अर्थ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ के इस सन के अराउंड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो अगर मैं सन को इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन समझूं, जैसे यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट है, इसका सेंटर O, अगर ये सन समझो और ये अर्थ समझो, तो ये क्या कर रहा है, कुछ एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। अभी देखिए आपको मालूम है अर्थ जो है खुद भी रोटेट होता है, तभी तो डेज चेंज होते हैं, डे या नाइट आता है, तो कुछ एक्सिस के अलोंग अपने आप को रोटेट करता होगा। ठीक है, वो 23.5 एंगल पे टिल्टेड है, वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मतलब अर्थ क्या कर रहा है, बेसिकली अपने ओन एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो मेजर डिफरेंस है सर्कुलर मोशन रोटेशन मोशन का, वो समझते हैं। देखिए लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में दोनों लगभग सेम है, बट एक्चुअली बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, अभी देखिए जो पार्टिकल है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मोशन कर रहा है, फिर अराउंड मोशन कर रहा है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में समझना,
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मोशन कर रहा है। अराउंड मतलब क्या, उसके इर्द गिर्द, ठीक है, उसके अराउंड, ठीक है, ये अराउंड मोशन कर रहा है। तो जब कोई भी पार्टिकल किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मोशन करता है तो पार्टिकल मतलब क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये आपको याद रखना, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मोशन कर रहा है, अलोंग मतलब क्या, साथ साथ में, अब ये घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके बॉडी से पास हो रहा है, मतलब उसके साथ साथ घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ साथ पूरा बॉडी घूम रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलोंग, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फैन है, फैन क्या कर रहा है, फैन के पूरा जो ब्लेड है और ये पूरा नीचे का जो पार्ट है वो घूम रहा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, तो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब आपको एक और चीज मैं बताता हूँ इसमें, मैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है, मान लीजिए फैन का ब्लेड बहुत n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, यहाँ पे मैं कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है, उसको नोटिस कर रहा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अभी मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ और ये पार्टिकल है, ठीक है। अब ये पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मोशन करता हुआ दिखेगा। अगर मैं खाली पार्टिकल को नोटिस करूं तो मुझे क्या लगेगा, फैन के ब्लेड को देखो आप, तो फैन का ब्लेड ऐसा लगा घूम रहा है, लेकिन मैं खाली ब्लेड को नहीं देख रहा हूँ, ब्लेड में उस प्रेजेंट एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये पार्टिकल को, तो पार्टिकल मुझे कैसा दिखेगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मोशन करता हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, ब्लेड्स और वो पीछे जो सर्कुलर डिस्क है, ये पूरा जो सिस्टम है ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो यहां से मुझे लगता है कि आपको रोटेशन और सर्कुलर मोशन में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ये बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। अब आते हैं हमारे बेसिक टर्म्स पे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर मोशन कौन से टाइप ऑफ मोशन है, मतलब सर्कुलर मोशन में और भी हमको वो सीखना है कुछ, ठीक है, देखते हैं क्या है वो। देखिए एक चीज हम लोग ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी जब चेंज होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वेलोसिटी जब चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, क्या होती है, एक होती है डायरेक्शन और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से मिलकर क्या बनता है हमारा, वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन विद स्पीड या फिर मैग्नीट्यूड कंबाइन होकर क्या बनता है, वेलोसिटी। मतलब क्या, अगर डायरेक्शन चेंज हो या फिर मैग्नीट्यूड, दोनों से कोई एक चेंज हो या फिर दोनों भी चेंज हो तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब यहां से आपको याद रखना है, अब देखिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। मेरा थोड़ा सर्कल अच्छा नहीं बना लेकिन हम इमेजिन कर लो, ठीक है, ये कोई सेंटर O है। अब देखिए पार्टिकल ऐसे सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, तो हर एक पॉइंट पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब क्या, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक बार यहाँ से सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लेते कोई कार है, ठीक है, ये कार अगर नॉर्मली मान लेते हैं यहाँ पे v वेलोसिटी से आगे जा रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कार को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ कोई रस्सी से, या फिर ऐसा समझो फिक्स कर दिया, तो ये कार पहले v वेलोसिटी से आगे जा रही थी, लेकिन अभी मैंने इसको कुछ सेंटर O के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, इस रस्सी से फिक्स कर दिया, तो अभी ये कहाँ जाएगा, ऐसे सर्कुलर ट्रैक में घूमने लगेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे हमारा व्हीकल आ गया, कार यहाँ पे पहुंच गया और अभी भी रस्सी से बंधा है, लेकिन मेरे मन में ऐसा है कि मैं इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा, अब व्हीकल सर्कुलर मोशन करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। अब ये क्या करेगा, सीधा यहाँ से निकल जाएगा, जिस पॉइंट पे वो ब्रेक होगा उस पॉइंट से वो सीधा निकल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर ट्रैक में घूमता है या फिर सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है हमेशा कैसी होती है, टैंजेंट टू दी सर्कल। कोई भी लाइन अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करके आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं। तो ये क्या है, हमेशा टैंजेंट टू दी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, अगर मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, ठीक है, और क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टैंजेंट टू दी सर्कल। अगर मान लेते पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये मान लेते ऐसे घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर इस पॉइंट पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूं तो ये क्या होगा, हमेशा टैंजेंट टू दी सर्कल। इस पॉइंट पे देखूंगा तो भी टैंजेंट टू दी सर्कल। मतलब हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ रहा है। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्या होता है ये, एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक और चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए सर्कुलर मोशन में हो क्या रहा है, पार्टिकल यहाँ पे घूम के आया, वापस यहाँ पे आ गया, फिर घूम के वापस यहाँ पे आ रहा है। तो बार बार क्या कर रहा है, पार्टिकल एक ही ट्रैक को, एक ही पाथ को बार बार फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। ये पार्टिकल घूम के वापस यहाँ है, वापस घूम के आया, मतलब बार बार एक ही चीज को, एक ही पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है,
तो ये मान लेते हैं मार्कर है, ये मार्कर ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, ये एक पाथ हो गया, वापस इसी पाथ पे गया, वापस इसी पाथ से ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऐसे पाथ को जो सेम पाथ को फॉलो करता है, रिपीट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, बार बार पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, तो क्या है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये आपको सर्कुलर मोशन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, हमारे जो एंगुलर पार्ट है, एंगुलर टर्मिनोलॉजीज है, वो सब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, या फिर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट लोग बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसी तरह जब ये 1D के लिए कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग ने लीनियर पार्ट में पढ़ा, 1D मोशन में पढ़ा है, ठीक है। या फिर 2D में भी हम लोग वही अप्लाई करते हैं ज्यादातर, लेकिन 2D में जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, या फिर हम लोग 3D में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, कोई सेंटर के रेस्पेक्ट में सी, ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, रेडियस, वो आर है। अब एक चीज आपको और बता दूं, जो आर है यहाँ पे रेडियस वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, रेडियस वेक्टर। अब बोलोगे ये क्या चीज होती है सर, देखिए जो रेडियस होता है एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे साइड में लिखा हूँ। तो जो रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अवे होती है, ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर। ये सब चीजें आपको अभी समझ में आनी चाहिए, आगे बहुत ज्यादा ये काम आने वाली है, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अवे फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल ये क्या कर रहा है, ट्राजेक्टरी पाथ में, सॉरी ये ऐसे घूम रहा है, कोई पार्टिकल पी है, ठीक है। अब मान लेते पार्टिकल ने कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया और यहाँ पे आ गया, ठीक है, पी या पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो अगेन यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, आर ही होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं सेंटर पे खड़ा हूँ, इमेजिन करो आप सेंटर पे खड़े हो, ठीक है, और ये पी पॉइंट एकदम मेरे सामने है। अब पी पॉइंट को मैं देख रहा हूँ, ये खाली ऐसे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो मुझे क्या लग रहा है, मेरी मुंडी ऐसे रोटेट हो रही है, मतलब यहाँ पे कुछ एंगल कवर हो रहा है, ठीक है, कुछ एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। और देखिए ये जो डिस्टेंस कवर हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, या फिर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं फिलहाल, तो क्या है, लीनियर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे कुछ एंगल भी कवर हो रहा है, तो कितने एंगल से क्या हुआ, पार्टिकल शिफ्ट किया अपना पोजीशन, ठीक है, कितने एंगल से शिफ्ट किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा यहाँ पे क्या है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए आपने बचपन में एक पढ़ा होगा सेक्टर, ये क्या है, सेक्टर जैसा दिख रहा है। सेक्टर में आपने क्या पढ़ा था, थीटा जो होता है एंगल, वो क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, ये उसका फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आर क्या हमारा एस है और रेडियस तो हमारा आर है, तो थीटा क्या हो गया, एस बाय आर, ये चीज हमारे पास आ गई। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, ठीक है। अगेन ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, यहां से डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल, आपका राइट हैंड लेना, ठीक है। अब इससे थंब ऐसे आपको स्ट्रेच करके रखना। अब मान लेते जो पार्टिकल है वो ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अगर मैं मान लो ऐसे दिखाऊं, ठीक है, ये ऐसे कहाँ घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो कर्ल जो आपके फिंगर्स है उसको कर्ल करना है जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसे कर्ल करो, तो ये थंब है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो इसकी डायरेक्शन कैसे दिख रही है मुझे, टुवर्ड्स यू। अगर मान लेते मैं इसको थोड़ा ऐसे से इमेजिन करूं, ठीक है, ये पार्टिकल है हमारा और ये कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मोशन कर रहा है, कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के साथ, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है। तो ये कैसे घूम रहा है, अभी ऐसे घूम रहा है, और पार्टिकल की जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वो कहाँ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। सर एक्सियल वेक्टर मतलब क्या, इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ दिख रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन वो कैसी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। बात समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने ये निकाला है थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, इसको हम लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू, बाद में लगाता हूँ वेक्टर नोटेशन, एस इज इक्वल टू आर थीटा लिख सकता हूँ।
तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन मिल गया मुझे, ठीक है। अब देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए रेडियस मैंने क्या बोला था, रेडियस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और थीटा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैं इसको r क्रॉस थीटा नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, थीटा क्रॉस r, ठीक है। जैसे आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, r क्रॉस f होता है, f क्रॉस r नहीं लिख सकते, उसी तरह यहाँ पे थीटा क्रॉस r लिखते हैं, ठीक है। r क्रॉस थीटा नहीं लिखना। अगर आप मैग्नीट्यूड में अगर वेक्टर नोटेशन नहीं डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन वेक्टर साइन जब डालोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट्स क्या होंगे इसके, अब बताइए आप, जो यूनिट होगा, एंगल है, एंगल का यूनिट क्या होता है, डिग्री होता है या फिर रेडियन होता है, ठीक है, डिग्री या फिर रेडियंस होता है, ठीक है। तो डिग्री तो हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन रेडियन क्या है हमारा यहाँ पे ऐसा यूनिट है, हमारा रेडियन क्या है ऐसा यूनिट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, डिग्री, सॉरी रेडियन, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आपके फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा था, एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, उस यूनिट का लेके डायमेंशन नहीं होता, तो ये क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस है। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन मिल गया। तो यहाँ से होप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, देखिए एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा लीनियर वेलोसिटी होता है v, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ये हम लोग ने पहले से पढ़ा, ठीक है। मतलब कितना बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है कितने टाइम में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी बोलते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर c और ये कुछ रेडियस वेक्टर r। अब ये क्या करेगा, कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, कुछ ये एंगल कवर कर रहा है थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उसी का एनालॉजी यूज करके, एनालॉजी मतलब क्या, मिलता जुलता उससे, ठीक है। तो ओमेगा क्या होगा यहाँ पे, ओमेगा ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह यहाँ पे क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, और उसको कितने टाइम में कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। बात समझना, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कितने टाइम में, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ने s इज इक्वल टू आर थीटा, ये क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन था, ठीक है। उसी तरह इन दोनों के बीच के भी कुछ रिलेशन होगा, तो इसको कैसे करेंगे, रिलेशन कैसे निकालेंगे, यही इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये s को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ds बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। और r तो कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट होगा, तो रेडियस बाहर रहेगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अगर अगेन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वैसे इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, ये इसका वेक्टर नोटेशन होगा, ठीक है। अब इसकी बात आई डायरेक्शन की। अब ये क्या है, ए बी क्या है, एक्सियल वेक्टर है, ठीक है, ए बी क्या है, एक्सियल वेक्टर। तो इसकी भी डायरेक्शन कैसे होगी, एक्सिस के अलोंग होगी। जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल घूम रहा है और कुछ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो अगर ये मान लेते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालोगे, ये कहां जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। थंब क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। जैसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते थे उस तरह एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ऐसे ही निकालेंगे। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता तो क्या होता, डायरेक्शन क्या होता था, डाउनवर्ड होता था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं इसका ऐसा यूनिट देखूं, यूनिट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, रेडियंस में मेजर करते हैं, ठीक है। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। अगर मैं डायमेंशन भी देखूं इसका, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए रेडियन तो एक क्या है, एंगल है, उसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम, ये क्या है, सेकंड क्या है, टाइम, तो क्या होगा 1/t, तो ये क्या हो जाएगा, ये t⁻⁻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 ⁻
है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या है, t रेस टू -1।
ठीक है। और इसी एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड्स के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड। अगर खाली ओमेगा लिखा है मैंने, ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, तो ये जो ओमेगा है ये कुछ और नहीं, क्या है हमारा एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूँ कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और ये सब चीजों के बीच का रिलेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, फिर आगे की चीजें करते हैं। तो देखिए हम लोग ने अब तक क्या पढ़ा है, यहाँ पे हम लोग ने लीनियर और एंगुलर टर्म्स को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, लीनियर और एंगुलर, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट s होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पढ़ा, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। इतना पढ़ चुके हम लोग। अब देखिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, अगर वो सर्कुलर मोशन में घूमता है, सर्कुलर ट्रैक में से घूमता है, ठीक है, तो ये कुछ इसका टाइम होगा, ठीक है, इसके पास का कुछ टाइम होगा या फिर एंगुलर स्पीड होगा, ठीक है। एंगुलर स्पीड क्या होगा यहाँ पे, 2 पाई बाय टी। अब बोलोगे सर आपने ऐसा कैसे लिखा, तो टी ओमेगा क्या होता है, थीटा बाय टी, ठीक है, ओमेगा क्या होता है, थीटा बाय टी, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए पार्टिकल है सेंटर के रेस्पेक्ट में, ये मैक्सिमम कितना एंगल बना सकता है, मैक्सिमम कितना एंगल बना सकता है, थीटा डिग्री, थीटा कितना बना सकता है, ये 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब क्या, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है, 360 डिग्री मतलब क्या, 2 पाई रेडियन होता है। तो मैक्सिमम एंगल कितना बना सकता है, 2 पाई, ठीक है। और हम लोग ने पढ़ा था स्टार्टिंग में लेक्चर में, द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर वन सर्कुलर पाथ या फिर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाएगा तो जो टाइम लेगा उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से। तो वही फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल लेटर एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब क्या, एक सेकंड में ये पार्टिकल कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन करता है, कितना नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करता है, कितना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं एक सेकंड में इसने ऐसे 10 रेवोल्यूशन कर लिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10 हर्ट्ज। तो हर्ट्ज क्या है इसका, ऐसा यूनिट, ठीक है, हर्ट्ज क्या है, ऐसा यूनिट, इसको हम लोग एच जेड से लिखते हैं, ठीक है, या फिर 1/सेकंड भी लिखते हैं, 1/सेकंड भी लिखते हैं, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो रहा है कितने टाइम में, ठीक है, सॉरी, एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड टर्म है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड इसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन में नहीं लिखा हूँ। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। एक सर्कुलर मोशन, एक चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मानते एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, एक दूसरा एक पार्टिकल है, ये 1 और ये 2। पहला पार्टिकल एक सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, 2 चक्कर, ठीक है, 2 रेवोल्यूशन, फिर 2 हर्ट्ज बोल सकते हैं। और दूसरा पार्टिकल एक सेकंड में 4 रेवोल्यूशन करता है, मतलब 4 चक्कर लगाता है, ठीक है। मतलब ये 2 हर्ट्ज मतलब क्या, ये एक सेकंड में 2 बार घूम रहा है, और ये 4 हर्ट्ज मतलब क्या है, दूसरा पार्टिकल एक सेकंड में 4 बार घूम ले रहा है, ठीक है। मतलब इसका जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा, तभी ये ज्यादा घूम पा रहा है, और इसका स्पीड क्या है, कम है, इसके लिए कम घूम रहा है। इतना क्लियर है, ठीक है। इसका स्पीड कम है, इसके लिए कम घूम रहा है। और अगर स्पीड कम है मतलब इसको टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ठीक है। स्पीड कम है, अगर मान लेते हैं इसको 1 सेकंड लग रहा है 4 रेवोल्यूशन करने के लिए, तो इसको कितना लगेगा, 4 रेवोल्यूशन करने के लिए 2 सेकंड लगेगा। एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 2 सेकंड लगेगा, मतलब इसका टाइम ज्यादा है, ठीक है, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है और इसको कम टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, और फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन। मतलब एक चीज बढ़ रही है दूसरे चीज के रेस्पेक्ट में कम हो रही है, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो टाइम पीरियड कम हो रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इक्वालिटी लगा के कांस्टेंट लगाऊं तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है, तो n = 1/t होता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 1/सेकंड, अगर इसका यूनिट देखें तो 1/सेकंड होगा, जिसको हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है, हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो 1/सेकंड और हर्ट्ज इक्वल चीज है, तो n = 1/t होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूला में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा = 2 पाई,
1/t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे n लिख सकता हूँ। एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड का एक और फॉर्मूला आ गया 2πn, ठीक है। इतना यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन के क्या क्या टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने और क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा ओमेगा इज इक्वल टू 2πn और 2π/t, ये दो चीजें पढ़ी। अब इसके बाद होता है एक्सेलरेशन। अब हम सबको मालूम है कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है, वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी के चेंज की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। ओके, अब देखो वेलोसिटी में दो चीजें आती हैं, एक होता है डायरेक्शन और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। वेलोसिटी के स्पीड, मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन आएगा, स्पीड चेंज होगा या फिर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन आएगा, या फिर दोनों भी चेंज होंगे तो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं डायरेक्शन पहले चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन जब चेंज होता है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं सी से या फिर AR से लिखते हैं, ठीक है। अब मैं इसका डिटेल में मतलब समझाता हूँ क्या हो रहा है। मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं, कार है, ये कार कुछ v वेलोसिटी से आगे जा रही थी, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, कोई पॉइंट O से फिक्स कर दिया, बांध दिया, ठीक है। तो पहले ये आगे जा रही थी, लेकिन यहाँ पे रस्सी बांधने के से क्या हुआ, अब ये खींचा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, जिससे ऐसे क्या करेगा, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इतना क्लियर है। मतलब ये रस्सी क्या कर रहा है, इसको अपने तरफ खींच रहा है कुछ फोर्स से। और हमको मालूम है जब हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से वो बॉडी क्या करने लगती है, एक्सेलरेट करने लगती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे ये रस्सी फोर्स लगा रही है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेट कर, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, ठीक है। इसके लिए क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन को चेंज कराएगा। यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकल्स की वेलोसिटी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज करता है उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ ये एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसके हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो रस्सी की वजह से क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये रस्सी क्या कर रहा है, इसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये रस्सी के टुवर्ड्स क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको AC या फिर AR से लिखते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल टू -ω²R, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ओमेगा जो है यहाँ पे क्या है, एंगुलर स्पीड, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं लिख देना, ये क्या है, एंगुलर स्पीड, ये क्या है, एंगुलर स्पीड। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस साइन है, माइनस साइन जो है, अभी आपको मालूम है एंगुलर एक्सेलरेशन का, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। डायरेक्शन इसका कहाँ है, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है ना, सेंट्रीपिटल मतलब क्या, सेंटर के टुवर्ड्स। और जो रेडियस है, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम सेंटर। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम सेंटर। मतलब यहाँ पे मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका जो डायरेक्शन है वो रेडियस के क्या है, अपोजिट है, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आया है, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन देखने मिल रहा है, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब इसके बाद मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये क्या कर रहा होगा, यूसीएम कर रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अब देखिए अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता तो सर्कुलर मोशन तो दोनों टाइप के हो सकते हैं ना, यूसीएम हो सकता है या फिर नॉन यूसीएम भी हो सकता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अब मान लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पे स्पीड क्या होगा, वेरी करेगा, स्पीड क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है, वेरिएबल स्पीड होगा। अब ये पार्टिकल है, अब पार्टिकल क्या कर रहा है, अगेन सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे सेंटर C है, रेडियस वेक्टर R है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ये वेलोसिटी की टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है और यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC लगेगा, ठीक है। ये चीज हम लोग को पहले से मालूम है। लेकिन यहाँ पे जब नॉन यूसेम की बात करते हैं तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो स्पीड होगा पार्टिकल का, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जब स्पीड डिफरेंट होगा मतलब स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी का स्पीड या फिर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो यहाँ पे भी एक एक्सेलरेशन आएगा,
इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं ए टी से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या होगा, डी मॉड ऑफ वी बाय dt। मैंने मॉड क्यों लिखा वेलोसिटी में, जब हम लोग मॉड लगाते हैं मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों भी हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन है लीनियर वाला, तो ये क्या होगा, दोनों का यूनिट क्या सेम होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, हमेशा अलोंग टेंजेंट। मतलब यहाँ पे पार्टिकल है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे ऐसे 80। ठीक है, यहाँ पे 80, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमेशा नोटिस करना, यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, ऐसे अलोंग द टेंजेंट 80, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे AC। ये दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। याद रखना, दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहां से आपको एक्सेलरेशन के टाइप्स क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ये ओमेगा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पे हमारा लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। उसी तरह इसका ही एनालॉजी यूज करके हम लोग क्या बताएंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा क्या है हमारा यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन जो क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, सेम एनालॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं लीनियर एक्सेलरेशन के लिए और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। क्या होगा ये, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब देखना यहाँ पे ये है कि मान लेते हैं, अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट पहले निकाल लो, ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा, ये क्या है, ओमेगा, मतलब रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट है। और यहाँ पे टाइम एक और है, तो टाइम का भी यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, मान लेते कोई पार्टिकल है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब पार्टिकल इनिशियली मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे मान लेते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब देखो, अगर ये पार्टिकल का जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड जो है वो अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर पार्टिकल का एंगुलर स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा, सेम एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ी, मतलब ऐसा घूम रहा है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, स्पीड बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सेम एज एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, सेम एज क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। बट सेकेंड केस में क्या होगा, अगर मान लेते हैं स्पीड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो डी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डी एक्सेलरेट होगा, ठीक है, ये हमारा अगेन वही सर्कुलर मोशन। ठीक है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा का डायरेक्शन तो ऊपर ही होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, मतलब एंगुलर स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है ऐसे। ठीक है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी, अपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग उसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, रेडियन एंगल है उसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, 1 अपॉन टाइम का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, t⁻², इसका डायमेंशन भी आ गया। ठीक है, तो हम लोग ने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देख लिया, लीनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बारी आती है कि एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंट और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। जैसे हम लोग ने ये दोनों रिलेशन निकाला, वैसे हम लोग यहाँ पे भी रिलेशन निकालेंगे। ये फॉर्मूलास आप अच्छे से देख लो क्योंकि अभी इसका यूज है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग ने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला, हम लोग यहाँ पे साइड में ले लेते हैं। जैसे हम लोग b इक्वल टू आर ओमेगा, जिसे हम लोग ने इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और ये इक्वेशन लाया। वैसे इसी तरह इसको भी हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। dv बाय dt तो क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। r कांस्टेंट है, बाहर होगा। d ओमेगा बाय dt क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, ठीक है। अगर हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने की बात ये है, ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो at होगा यहाँ पे वो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। आप यहाँ पे गलती से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मत डाल देना, ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी क्या है, at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे रिलेशन भी मिल गया, a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो हम लोग को यहाँ पे लीनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन भी मिल गया और लीनियर और एंगुलर के टर्मिनोलॉजीज भी अच्छे से हम लोग ने डिफरेंशिएट करके समझ भी लिया अच्छे से, ठीक है। तो होप्स आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो वापस से रिवाइंड करके देखना और टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आएगा तो आपको पूरा लेक्चर ठीक से समझ में नहीं आने वाला। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।